हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जिस पे आज हम देखेंगे शून्य कोटि की अपक्रिया। देख सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, शून्य कोटि की अपक्रिया। बहुत ही आसानी से आपको विद एग्जांपल शून्य कोटि की अपक्रिया बताएंगे। ठीक है, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से बताएंगे। और इसका पूरा डेरिवेशन जो इसका एकदम आसान है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत ही आसानी से आपको बताएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो चलो बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको कोटि के बारे में बताया था, कोटि कैसे निकाली जा सकती है वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखो, वेग इक्वल टू फॉर्मूला था, वेग व्यंजक जो निकल के आया था ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है, ये था। अगर आपको कोटि निकालनी, देखो अगर इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो आपको कोटि निकालना भी आ जाएगा। वीडियो सीरियल से सारे हैं, प्लेलिस्ट पे आप जाके चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो कोटि जो आएगी एक्स और वाई का योग आएगा, इनकी मतलब जो सांद्रता पद की जो घातें हैं, इन घातों का योग एक्स प्लस वाई जो होगा यही कोटि कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो ये बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी कोटि की। अब कह रहा शून्य कोटि की अपक्रिया, तो नाम से पता चलता है यार इसमें कोटि क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। इसका मान जो कोटि का है एक्स प्लस वाई का जो मान है वो जीरो होना चाहिए, तो आपकी वह अपक्रिया शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अभी आपको पूरा रफ अभी समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखो मान लो कोई रिएक्शन H2 प्लस Cl2 जिससे बनता है 2HCl। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, ये एक शून्य कोटि की अपक्रिया है। कैसे बताते हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे H2 गैस है, क्लोरीन भी गैस है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस है। तो देखो ये जो ए और बी है ये क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। देखो ऐसे रिएक्शन बताई थी, स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, जिससे बनता था स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक है, जिसपे ए और बी ये अभिकारक थे और एक्स और वाई की घातें थी जो कि प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और इनका योग ही आपका क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, आप जैसे ये रिएक्शन है, इसके लिए आपको ये वेग समीकरण निकालना है, तो वेग इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे KH2 और Cl2। देखो जैसे यहाँ पे था क्या, इसकी एक्स और वाई पावर पे थी, तो एक्स और वाई क्या थी, इसकी घातें थी, तो यहाँ पे इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जीरो। देखो इन H2 की घातें भी जीरो होगी, Cl2 की घात भी जीरो होगी, जिससे आपका देखो किसी की पावर अगर जीरो, अभी ध्यान से समझते रहो, पूरा समझा देंगे। मान लो 1 की पावर जीरो है तो उसको हम लिखते हैं 1, या 100 की पावर जीरो है तो उसको भी हम 1 लिखते हैं। मतलब किसी की भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर में जीरो लिखा है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पे H2 की पावर जीरो तो इसको हम लिख देंगे 1, या Cl2 की पावर जीरो तो इसको लिख देंगे 1, तो इसका मान आ जाएगा K। तो अर्थात यहाँ पे आपने क्या सीखा, देखो कि किसी भी अभिकारक पर ये वेग व्यंजक आपका निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी कोटि जब जीरो हो जाएगी तो इसका मान तो 1 हो रहा है, इसका मान भी 1 हो रहा है, तो इससे क्या होगा, किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। और ये जो H2 और Cl2 है, इसका मान हमने जीरो क्यों रखा, क्योंकि ये एक गैस है। यही एक जानने वाली बात है। अगर आपको कहीं पर भी गैस मिलता है तो उसके लिए आप कोटि निकालते समय इनकी घातें जीरो रखोगे, ये आपको याद रखना है। मान लो आपकी ऑक्सीजन भी जैसे गैस है, ये भी कहीं आ जाए रिएक्शन पे तो उसकी घात भी आप जीरो रख सकते हो। ठीक है, तो बस ये याद रखना है आपको कि गैस जहाँ पे हो तो उसकी घात पे आपको जीरो रखना है। तो कोटि इसकी क्या आ गई, जीरो। तो ये एक शून्य कोटि की अपक्रिया H2 प्लस Cl2 जिससे 2HCl बनता है। ठीक है, तो आप पढ़ो क्या है शून्य कोटि की अपक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर, ये दर जो है यही वेग है। ठीक है, जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। देखो ऐसी रिएक्शन जिसकी जो दर है, जिसकी जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। देख सकते हो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता यही तो है, जैसे H2 है, इसके ऊपर ऐसे कोष्टक लगाए तो मतलब H2 की सांद्रता। ठीक है, Cl2 के ऊपर कोष्टक लगाए तो Cl2 की सांद्रता। ठीक है, इसकी सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती। आप खुद देख सकते हो, इसकी पावर जीरो, इसकी पावर जीरो किया तो इन दोनों का मान तो 1 आ गया, तो कहाँ अभिकारक रह गया, दोनों का मान तो 1 हो गया ना। तो अगर आपका देखो जैसे यहाँ था ए की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, बी की भी निर्भर कर रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपका कुछ हो सकती है एक्स और वाई की, लेकिन यहाँ पे जब जीरो हो गई तो इनकी वैल्यू आ गई 1। तो ये होती है शून्य कोटि की अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसपे आपका क्या हो, आपका जो वेग हो वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती। पढ़ो, वह अपक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। आप खुद देख सकते हो, एग्जाम्पल दे देना, H2 प्लस Cl2 2HCl, आपका यहाँ से वेग भी आप निकाल के दिखा सकते हो, KH2 की पावर जीरो, Cl2 पावर जीरो। जीरो क्यों आया, क्योंकि गैस है,
और इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1। तो यहाँ पे वेग किसके बराबर हो जाएगा, के। तो जब वेग के बराबर हो जाएगा तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि अभिक्रिया की दर क्या है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो इतनी सी बात है, एकदम आसान थी। आपसे कहा था कुछ भी आपको रटना नहीं है, सब समझना है, ठीक है। तो ये अभी आपको पूरा मतलब इसकी परिभाषा आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल से समझा दिया। अब इसका डेरिवेशन बताते हैं आपको कैसे इसका पूरा डेरिवेशन होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है। तो देखो शून्य कोटि अभिक्रिया हमने आपको बताई जिसपे अभिकारक की सांद्रता की जो घात हो वो शून्य हो, अर्थात उसकी कोटि शून्य हो। तो देखो यहाँ पर से वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा कि सांद्रता की पावर 0 था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a की पावर 0। मान लो सांद्रता a हो, देखो आपको पता है सांद्रता की घात जब 0, सांद्रता किसकी, अभिकारक की, तभी आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। देखो जिसपे आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसपे मतलब जो वेग हो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ना करे, तो मतलब सांद्रता की पावर 0। तो यहाँ से वेग इक्वल टू के a की पावर 0 आप लिख सकते हो। अगर वेग, देखो वेग हमने बताया था अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे में परिवर्तन में लगा समय, तो उसे हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt के इक्वल। तो यहाँ से लिख दो dx अपॉन dt। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था जिसमें अभिक्रिया का वेग बताया था, उस पर ही बताया था वेग dx अपॉन dt होता है, तो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना। लाइन तार से अगर सारे वीडियो देखते चलोगे तो एक एक पॉइंट समझ में आएगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो dx अपॉन dt इक्वल टू के, और a की पावर 0 का मान हमने बताया कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0, 1000 की पावर 0, किसी की पावर में 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे आप लिख दो 1, ठीक है। तो अब मान कितना आ गया, dx अपॉन dt इक्वल टू के, ठीक है, dx अपॉन dt इक्वल टू के, ठीक है। अब इसे आप लिख सकते हो यहाँ पे, देखो अगर हम dt को उधर भेज दे तो dx इक्वल टू के इंटू डी टी, के इंटू डी टी, इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। dx इक्वल टू के इंटू डी टी आ गया, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप देखो यहाँ पे जगह नहीं बची इसलिए हम यहाँ पे आपको लिख रहे हैं, देखो दिख जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा रहे हैं पूरा, ठीक है। तो dx इक्वल टू के डी टी आया है, तो यहाँ पे लिख लो dx इक्वल टू के डी टी। अब यहाँ पर लिखते हैं समाकलन करने पर, इसका समाकलन कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो समाकलन इसका कैसे करेंगे वो भी बताते हैं, एकदम आसान है समाकलन करने पर, ठीक है। समाकलन के लिए आपको इस तरह का एक समाकलन का चिन्ह होता है, जो मैथ वाले वो जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दो dx और यहाँ पे लिख दो इधर भी समाकलन का चिन्ह, इधर के डी टी, ठीक है। ये समाकलन का चिन्ह होता है, हम लोग समाकलन कर देंगे इसका, ठीक है। तो इस टाइप से इंटीग्रेशन आपका ये हो जाएगा, इस टाइप से इधर भी इंटीग्रेशन, ठीक है। आप देखो क्या होगा जब इसका समाकलन, देखो अगर किसी की, आप देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लो जैसे इंटीग्रेशन अगर इस x के सापेक्ष कर रहे हो तो इसका मान x होता है, अगर t के सापेक्ष कर रहे हो तो इसका मान t होता है, और अगर थीटा के सापेक्ष कर रहे हो तो इसका मान थीटा होता है। ये बात याद रखनी है, अगर dx है तो इसका मान सीधा x लिख देना, कुछ नहीं करना। dx लिखा है तो इसका मान x लिख देना, dt लिखा तो t लिख देना, d थीटा है कहीं पे तो थीटा लिख देना, बस ये याद रखो। तो यहाँ पे dx से देखो जैसे आए dx है तो इसका मान हो जाएगा x, एकदम यही बात याद रखनी है आपको, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको dt इस टाइप से बनाना है ना, तो इस k को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dt, ठीक है। देखो ये इस तरह से बना ले तो इसका मान भी t आ जाए, तो इसलिए इस k को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन t। आप देखो x इक्वल टू के इंटीग्रेशन dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं t, तो x इक्वल टू आ गया के टी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकाल लें, k की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि k ही तो वेग स्थिरांक है, तो k इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन टी। यही है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, एकदम आसान है, k इक्वल टू x अपॉन टी, ठीक है। देखो किया क्या, dx अपॉन डी टी वेग है, ठीक है, वेग इक्वल टू k a की पावर 0, k है वेग स्थिरांक जिसका हमें व्यंजक निकालना है, a आपकी अभिकारक की सांद्रता है जिसकी घात 0 है, तो मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो dx अपॉन डी टी इक्वल टू के, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, तो dx अपॉन डी टी इक्वल टू के। अब हम इस dt को उधर भेज देंगे तो dx इक्वल टू के इंटू डी टी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। आप देखो इधर से तो dx इक्वल टू के डी टी आ गया। अब यहाँ से लिखते हैं समाकलन करने पर, तो इधर समाकलन का चिन्ह, इधर भी समाकलन का चिन्ह, तो इंटीग्रेशन बोलते हैं इस इंग्लिश में, तो इंटीग्रेशन dx, इधर इंटीग्रेशन के डी टी। आप देखो अगर dx से इंटीग्रेशन में तो x लिख सकते हो, dt है तो t लिख सकते हो, d थीटा है तो थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dx है तो x लिख दिया, यहाँ पे इस तरह से बनाना है हमें, तो k को बाहर ले लिया क्योंकि k एक नियतांक है, तो k इंटीग्रेशन dt हो गया। अब इस इंटीग्रेशन dt को फिर से t लिख दिया, तो x इक्वल टू आ गया kt और k का मान आ गया x अपॉन टी। तो यही है आपका छोटा सा, बस देखो k इक्वल टू x अपॉन टी, यही है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है। और अगर आप इसका मात्रक भी जानना चाहो तो मात्रक भी आपको बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा बोल्ड छोटा है इसलिए दिक्कत हो रही है, मात्रक बताना। देखो मात्रक आपका ये सांद्रता है किसकी, अभिकारक की सांद्रता का मात्रक होता है मोल और बटे में लीटर,
और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो यहाँ से निकाल लेना मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इसका मात्रक आ जाएगा। कैसे निकाला, K इक्वल टू x/T, x एक सांद्रता है अभिकारक की, सांद्रता से आप मोलरता समझ सकते हो, ठीक है। मोलरता का मात्रक मोल पर लीटर होता है, तो मोल बटा लीटर समय का सेकंड, तो मोल और ये लीटर ऊपर चला जाएगा लीटर इनवर्स यहाँ पे 1, ठीक है। सेकंड ऊपर चला जाएगा सेकंड इनवर्स। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, एकदम आसान, ठीक है। कुछ भी नहीं रटना है, इस तरह से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये है भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया जिस पर आपका अभिकारक की सांद्रता वेग पर निर्भर ही नहीं करती। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।